आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का जो हमारा सिलेबस है 2022 और 23 के लिए वो क्या है। पूरा सिलेबस यहाँ पर हम विस्तार से समझने वाले हैं, तो चलिए जानते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 11th की पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपकी टोटल 2 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और दूसरी किताब का नाम है आपका राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो ये 2 किताबें हैं। अब समझते हैं कि जो फर्स्ट आपकी बुक है यानी कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, तो इस वाली किताब में आपको टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर का है। तो देखिएगा, इसमें जो पहला चैप्टर आपको अब पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और देखिएगा आपको बता दें, मैं आपको ये भी बताऊंगा आगे कि किस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो देखिएगा, ये जो भारत का संविधान वाला चैप्टर है ना, ये संविधान के नाम से भी दिख जाएगा आपको बहुत सी जगह। तो देखिएगा, ये जो भारत का संविधान का जो चैप्टर है जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर टोटल आपका फर्स्ट किताब के 4 चैप्टर शामिल करे गए हैं। जी हाँ, तो देखिएगा, पहले चैप्टर का नाम था संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, दूसरे चैप्टर का नाम था जहां तक है संविधान में अधिकार, और 2 चैप्टर आपके लास्ट के थे संविधान एक जीवंत दस्तावेज और संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो ये जो जितने भी ये चारों चैप्टर है ना आपके, ये चारों के चारों चैप्टर दोस्तों आपके इस चैप्टर में मिला दिए हैं, यानी कि पहले वाले में ही, जिसका नाम है भारत का संविधान रख दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हमारे संविधान का भी जो टाइटल है यही है। ठीक है, अनुच्छेद 394 में ये लिखा हुआ है। तो देखिएगा, भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये जो 4 चैप्टरों से मिलकर एक चैप्टर अब बनाया है, तो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा, जिसका मार्क्स है आपका 12। ठीक है, तो ध्यान रखें 12 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो देखिएगा, सेकंड चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व यानी कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, और तीसरा चैप्टर है विधायिका। तो दूसरा और तीसरा चैप्टर यानी कि लेजिस्लेचर, और आपका दूसरा चैप्टर ये वाला, तो इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और एग्जामिनर देखिएगा एग्जाम बनाते वक्त ऐसा भी कर सकता है कि दूसरे चैप्टर से तो पूछ ले 6 नंबर का और तीसरे वाले से पूछ ले 4 नंबर का, इसलिए यहां पर कह दिया है कि इन दोनों चैप्टरों से मिलाकर 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कभी आप सोच रहे हो चुनाव वाले से 5 नंबर का आ जाएगा, विधायिका वाले से 5 का, वो करने के लिए ऐसा भी कर सकता है, लेकिन संभावना ऐसी होती तो डायरेक्ट ही ना लिख देता। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो देखिएगा, चौथा और 5वां चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव और द जुडिशरी, यानी कि चौथा चैप्टर कार्यपालिका और 5वां न्यायपालिका। तो इन दोनों चैप्टरों से 8 नंबर का आपका आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखें। और संघवाद, फेडरलिज्म और आपका स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट और आपका संघवाद, ये 2 चैप्टर जो हैं आपके, इन दोनों चैप्टरों से आपका 10 नंबर का पूछा गया है। और संघवाद भारत ने कौन से देश से ग्रहण करा है अपने संविधान में, तो ध्यान रखने कनाडा का मॉडल है ये संघवाद, संघीय सिस्टम कनाडा का। ठीक है, तो देखिएगा, ये फर्स्ट बुक जो है आपकी 40 नंबर की है, और 40 नंबर आपको पता लग गए होंगे, 10 आपके छठे 7वें से, और 8 नंबर का पूछा जाएगा चौथे 5वें चैप्टर से, और दूसरे तीसरे चैप्टर से आपका 10 का, और पहले चैप्टर से 12 नंबर का। इस प्रकार से ये टोटल 40 नंबर की फर्स्ट बुक हो गई है आपकी। और ऐसा कुछ नहीं है कि पहली किताब से ज्यादा आएगा या फर्स्ट बुक से ज्यादा आएगा, दोनों से इक्वल आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिएगा, राजनीतिक सिद्धांत जो आपकी अब सेकंड बुक है, तो सेकंड बुक के अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, पॉलिटिकल थ्योरी इन इंट्रोडक्शन। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन, तो इसी चैप्टर से केवल 4 नंबर का पूछा जाएगा, और काफी कम है, और इसलिए आपको केवल इसमें यही पढ़ने हैं, छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इस चैप्टर से केवल 4 नंबर का पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखें। और दूसरा और तीसरा चैप्टर है स्वतंत्रता और समानता यानी कि लिबर्टी और इक्वलिटी, तो इन दोनों चैप्टरों से 10 नंबर का पूछा जाएगा मिलाकर। और न्याय और अधिकार यानी कि जस्टिस और राइट्स, चौथा और 5वां चैप्टर है ये, इन दोनों चैप्टरों से 8 नंबर का पूछा जाएगा। छठा और 7वां चैप्टर है यानी कि सिटीजनशिप और नेशनलिज्म यानी कि नागरिकता और राष्ट्रवाद, छठा और 7वां, इन दोनों चैप्टरों से आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा। और धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेक्युलरिज्म, इस सिंगल चैप्टर है केवल, इससे 8 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो फर्स्ट बुक है उसमें पहला चैप्टर सबसे ज्यादा नंबर का पूछेगा उसमें से, और जो सेकंड बुक है उसमें 8वां चैप्टर जो है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और ये भारत के अंदर आपको पता होगा स्थिति किस तरह की हो रखी है अभी, तो इसलिए जो है इसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपका 8 नंबर का आपका पूछा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फर्स्ट वाली बुक से पहला चैप्टर और सेकंड वाली बुक से लास्ट वाला चैप्टर धर्मनिरपेक्षता सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। और ध्यान रखें, इसके अंदर जो चैप्टर थे विकास और शांति, ये वाले दोनों चैप्टर हटा दिए हैं। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं।
यानी कि सेकंड बुक में है, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे, कभी आप कंफ्यूज हो। केवल इतने ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, ठीक है। तो देखिएगा 80 नंबर का 40-40 दोनों नंबर की किताबें हो गई, इसलिए 80 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा, यानी कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपका वो एग्जाम 80 नंबर का होगा, ठीक है। एक ही पेपर होगा केवल आपका, ठीक है, फाइनल में। और 20 नंबर की देखिएगा आपको प्रोजेक्ट जमा करना है, फाइल जमा करनी है, और इस प्रकार से जब आपका रिजल्ट निकलेगा 80 का आपका पेपर और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनेगी 20 उसके, और इस प्रकार से रिजल्ट आपका 100 मार्क्स में बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। तो शुरू करते हैं पहली किताब से, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो इस किताब में जो आपका पहला चैप्टर है भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिएगा इस वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है संविधान के बारे में, संविधान क्यों और कैसे, ठीक है, यानी कि संविधान कैसे बना और संविधान क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। भारतीय संविधान सभा ने भारत का संविधान का निर्माण करा, ये पढ़ना है आपको। मूल अधिकार पढ़ने हैं यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपको मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मूल कर्तव्य आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं। और आपको पढ़ना है इसमें संविधान में संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और भारत के संविधान संशोधन कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग 20 के अनुच्छेद सिंगल है केवल, अनुच्छेद 368 में, ठीक है। तो देखिएगा ये मैंने ऐसी जानकारी बता दी है और यही आपको पढ़ना है इसके अंदर, संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया हैं वगैरह वगैरह। तो देखिएगा इसके अंदर आपको ये सारे चीजें पढ़नी है और मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। और 12 नंबर का है ये चैप्टर, चुनाव और प्रतिनिधित्व, ठीक है। ये इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसमें आपको पढ़ना है इलेक्शन के बारे में यानी कि चुनाव के बारे में। इसमें पढ़ना है आपको लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। और इसमें आपको पढ़ना है भारत में निर्वाचन प्रणाली कैसे काम करती है, यानी कि कितनी आपकी निर्वाचन प्रणालियां हैं, ठीक है। जैसे भाई सर्वाधिक मत से वोट वाली प्रणाली है एक तो, ठीक है, यानी कि जिसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोल देते हैं। और अगली है आपकी आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, जिससे आपका राज्यसभा और राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये दो प्रणाली हैं, ये आपको पढ़नी है। और इसमें आपको चुनाव आयोग के बारे में भी पढ़ना है पूरा, ठीक है, कि चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई, उसके अध्यक्ष पहले कौन से थे और वर्तमान में कौन से हैं, सारी चीज भी मैंने आपको बता दी यहाँ पर। और इसमें देखिएगा सबसे बड़ी चीज ये भी ध्यान रखें, चुनाव सुधार के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है। और इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया कैसे काम करता है इसके बारे में। तो देखिएगा साथ साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंटों को बता रहा हूं इसलिए। तो देखिएगा इसमें तीसरा चैप्टर है विधायिका। तो इस चैप्टर में जो है हमें पढ़ना है, हमें विधायिका का मतलब है संसद, ठीक है, जिसे विधान पालिका बोल सकते हो आप। 3 आपके अंग है ना सरकार के, जिसमें पहला अंग आपका संसद, दूसरा आपका कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा मीडिया, ठीक है। तो सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, जिसमें विधायिका यानी कि संसद। तो संसद की हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है ये पढ़ना है। और एक सदनीय, बहुत सारी संसद होती हैं बहुत सारे अलग अलग देशों में, लेकिन हमारे देश में क्या है 2 सदन हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो 2 सदन वाला विधानमंडल की क्या विशेषताएं होती हैं, और जिन देशों में एक सदन वाली संसद है उसमें किस तरह की विशेषताएं होती हैं, और हमने क्यों नहीं एक्सेप्ट करा, ठीक है, एक सदन वाली व्यवस्था और 2 सदन वाली व्यवस्था की क्या विशेषताएं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो और इसमें आपको पढ़ने हैं कि पार्लियामेंट के क्या पावर हैं और क्या इसके वर्क हैं, यानी कि फंक्शंस और पावर के बारे में पढ़ना है पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट्री जो कमेटियां हैं, जिसमें आप पढ़ोगे प्रालक्कन समिति और लोक लेखा समिति, ठीक है, और बहुत सारी ये जो समितियां हैं संसदीय समिति, इनके बारे में आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। वित्तीय समिति जो रहती हैं हमारी, इसके विभागीय समितियां रहती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी संसदीय समितियां ही हैं, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें ज़्यादा वो नहीं होता है, मतलब कि केवल यही पूछता है, मिलान दे देगा, एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा डेप्थ में जाके नहीं पूछता 11th वाले स्टूडेंटों से, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है संसदीय अधिकारी के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट्री ऑफिसर्स जो हैं, यानी कि जिसमें लोकसभा अध्यक्ष जो रहते हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो आपको पता है राज्यसभा के अंदर उसकी अध्यक्षता करते हैं, उपाध्यक्ष संसद के अंदर जो रहते हैं, यानी कि लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष, और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो रहते हैं, लोकसभा के अलग रहते हैं और राज्यसभा के अलग, तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो देखिएगा संसदीय सचिव और संसद के जो दोनों सदन के उपाध्यक्ष रहते हैं, इनके बारे में पहले कम पढ़ाया जाता था, लेकिन अब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसे आप समझें। अगला चैप्टर देखिएगा कार्यपालिका। इसमें आपको पढ़ना है कार्यपालिका क्या है, यानी कि जिसके अंदर पूरी मंत्री परिषद और राष्ट्रपति शामिल होते हैं।
तो कार्यपालिका क्या है और कार्यपालिका के विभिन्न प्रकार आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है भारत में संसदीय कार्यपालिका एक्सेप्ट करी गई है और भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री का पद है इसके बारे में भी आपको पूरे अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपको पढ़ना है मंत्री परिषद के बारे में, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं उनकी नियुक्तियां कैसे होती हैं, कितने हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे जहां तक 91वां संविधान संशोधन हुआ था एक, ठीक है, उसके बारे में भी आप पढ़ोगे। स्थायी कार्यपालिका के बारे में आप पढ़ोगे। देखिएगा दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं, और एक स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या है कि जो आईएएस वगैरह ऑफिसर होते हैं, ठीक है, आईआरएस वगैरह ऑफिसर जो रहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो संभालते हैं, वो रिटायरमेंट में ही निकलते हैं बाहर, ठीक है, जो सरकार का देख रेख करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। लेकिन जो मंत्री लोग होते हैं वो 5 साल 6 साल में रिटायर हो जाते हैं, इसलिए तो उसे अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं 5-6 साल में, यानी कि राजनीतिक लोग। और जो हैं हमारे स्थायी कार्यपालिका नौकरशाही वाले जो ब्यूरोक्रेस्ट रहते हैं, हमारे ब्यूरोक्रेस्ट, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ना है यानी कि एग्जीक्यूटिव क्या है, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, और डिफरेंट पढ़ना है आपको इसमें टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, कितने प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया किस प्रकार से, प्राइम मिनिस्टर का पद और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। न्यायपालिका, तो देखिएगा न्यायपालिका के अंदर आपको पढ़ना है यानी कि सुप्रीम कोर्ट आप समझ सकते हो वैसे तो इस चैप्टर को, लेकिन इसमें आपको पढ़ना है कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्यायपालिका का स्ट्रक्चर जो है भारत के अंदर, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट, उससे नीचे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर मतलब कि फिर तहसील स्तर के आ जाते हैं, ठीक है। और न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, तो देखिएगा जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया है, ऑर्डर है, तो उसके डिसीजन पे रिव्यू करता है कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट, तो उसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्यायिक सक्रियता का मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट के बनाए गए जो कानून होते हैं, जो सरकार संसद से पास करती है, उनमें जब मतलब कि न्यायपालिका अपनी नजर बनाए रखे कि वो गलत तरीके से तो कानून नहीं बनाया गया है, पूरे संविधान के अंदर जो प्रोसीजर है उसी के तहत तो बनाया गया है, नहीं बनाया गया है, ये देखने का काम, इसे ही न्यायिक सक्रियता कहेंगे, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। और न्यायिक अतिरेक यानी कि न्यायिक अति सक्रियता उसे कहते हैं दोस्तों, जब न्यायपालिका जो है मतलब कि अपनी सीमा से अधिक, ठीक है, विधायी और कार्यकारी अंगों में अपना हस्तक्षेप शुरू कर देती है, और यह गलत माना जाता है क्योंकि यह शक्ति के पृथक्कीकरण के सिद्धांत के भी विरुद्ध होता है, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन मैं यहां पर साथ ही साथ आपको बताते जा रहा हूं, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीजें बेटर हो जाएंगी, क्योंकि ये आपके लिए सामने नए शब्द हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें इंग्लिश में मैं आपको बता दूं कि वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी और स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू के बारे में, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल आपका ओवर रीच के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है ये। अगला है आपका संघवाद, इसमें आपको पढ़ना है फेडरलिज्म क्या है और यानी कि संघवाद क्या है, और भारतीय संघवाद का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास के बारे में आप पढ़ोगे, यानी कि इवैल्यूएशन और ग्रोथ के बारे में इंडियन फेडरलिज्म का। और आपको पढ़ना है इसमें अर्ध संघात्मक व्यवस्था, ठीक है, और सहकारी संघवाद किसे कहते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और आपको पढ़ना है प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो ये जो है सहकारी और आपका प्रतिस्पर्धी यानी कि कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव, ये जो है टॉपिक नए जोड़े गए हैं इस चैप्टर के अंदर, इस बात का ध्यान रखना, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है आपको। अगला चैप्टर है स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट। इसमें आपको पढ़ना है हमें स्थानीय शासन की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स। और आपको साथ ही पढ़ना है इसमें स्थानीय शासन का विकास यानी कि ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। और आपको पढ़ना है इसमें 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन, बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 73वां जो हुआ था वो पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन वो नगर पालिकाओं से संबंधित था, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। और स्थानीय शासन के कार्य क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं, ठीक है, यानी कि जो संविधान स्थानीय शासन है उसके क्या वर्किंग है और क्या चैलेंजेस हैं लोकल गवर्नमेंट के अंदर, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये 7 चैप्टर थे फर्स्ट बुक में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की यानी कि राजनीतिक सिद्धांत, जो आपकी सेकंड बुक है। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे केवल 4 नंबर का ही एग्जाम में आएगा। इसके अंदर पहला आपको यही पढ़ना है राजनीति क्या है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, और आपको पढ़ना है राजनीति बनाम राजनीति सिद्धांत, ठीक है, पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है, ठीक है। बहुत ही कम क्लास होंगी वैसे इसकी आपकी। और देखिएगा स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता लिबर्टी यानी कि इसके अंदर आपको पढ़ना है
देखिएगा लिबर्टी को स्वतंत्रता ही कहते हैं। वैसे तो अगर एक वर्ड ही आपको सामने देखने के लिए मिलता है तो लिबर्टी का अर्थ वैसे स्वतंत्रता ही होगा, लेकिन अगर बात आती है कि मतलब लिबर्टी वर्सेस आपका फ्रीडम, ठीक है, तो उस स्थान पे लिबर्टी का मतलब स्वाधीनता हो जाता है और फ्रीडम का मतलब हो जाता है स्वतंत्रता, ठीक है। और मैं आपको बता दूं तो देखिएगा है क्या कि आप किसे कहोगे फ्रीडम और किसे कहोगे लिबर्टी, तो देखिएगा कह सकते हैं कि जो पूर्ण इच्छाओं की आजादी है ना दोस्तों, पूर्ण इच्छाओं की आजादी या मुक्ति, उसका नाम है फ्रीडम, यानी कि फुल स्वतंत्रता, फुल फ्रीडम। और लिबर्टी क्या है, लिबर्टी जो है फ्रीडम का छोटा हिस्सा है, यानी कि जो कानून या शासन के अधीन होता है, ठीक है, आपको कुछ भी कार्य अपने मन मर्जी कार्य करने की पूरी अच्छी तरह से आजादी है, उसका मतलब है फ्रीडम। और लिबर्टी का मतलब है कि भाई वो जो है आपको कानून रूल ऑफ रेगुलेशन के तहत आपको दी गई है, वो लिबर्टी है, ठीक है। और साथ ही इसमें आपको पढ़ना है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, इंग्लिश में आपको बता देते हैं हम, लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम आपको इसमें पढ़ना है, और नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल का नकारात्मक और स्वतंत्र और सकारात्मक जो सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और इजाया बर्लिन के बारे में भी आप थोड़ा पढ़ोगे इसमें नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, ठीक है। तो समानता जो इक्वलिटी है इस चैप्टर में आप पढ़ोगे समानता क्या है और समानता की प्रासंगिकता और समानता के विभिन्न आयाम, और हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। व्हाट इज इक्वलिटी और सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है, और डायमेंशन इसके, और कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं समानता को, इसके बारे में आपको पढ़ना है। चौथा चैप्टर है आपका न्याय, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि जस्टिस, जस्टिस क्या है, यानी कि न्याय क्या है, और न्याय के विभिन्न आयाम क्या है, और इसमें आपको पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी कि वितरणात्मक न्याय। इसके अंदर देखिएगा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी आपको पढ़ लेना है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, आगे भी आपका ये काम आएगा। अगला चैप्टर है आपका अधिकार यानी कि राइट्स, इसके अंदर आपको पढ़ना है अधिकार क्या है, अधिकार कहां से आते हैं, और कानूनी अधिकार क्या होते हैं, और राज्य अधिकार, अधिकारों के प्रकार क्या हैं, ठीक है। और इसमें आपको पढ़ना है मानव अधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। मानवाधिकार की जब आप बात आती है तो इसमें आप पढ़ते हो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, ठीक है, याद रखना, जिसके यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके अधीन जो मानवाधिकार दे रखे हैं उसको आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, ठीक है। यानी कि देखिएगा इसमें आपको पढ़ना है व्हाट आर राइट और वेयर डू राइट कम फ्रॉम, और लीगल राइट क्या है, एंड स्टेट क्या है, और स्टेट के क्या अधिकार हैं, और ये सारी चीज ह्यूमन राइट के बारे में भी आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है जी। तो देखिएगा अगला चैप्टर है नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, यानी कि इसमें पढ़ना है नागरिकता क्या है, नागरिक और नागरिकता में क्या अंतर है, नागरिक और राष्ट्र क्या है, और वैश्विक नागरिकता किसे कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बता दें व्हाट इज सिटीजनशिप, सिटीजन एंड सिटीजनशिप क्या है, सिटीजन और नेशन में क्या अंतर है, और ग्लोबल सिटीजनशिप किसे कहते हैं, ये सारी चीज आपको पढ़ना है। अगला चैप्टर है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्र और राष्ट्रवाद के बारे में, नेशंस एंड नेशनलिज्म के बारे में। इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रवाद के रूप, वेरिएंट क्या है, यानी कि नेशनलिज्म के। इसमें आपको पढ़ना है राष्ट्रवाद के बारे में, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं थोड़ा बहुत इसमें पढ़ोगे। और अगला है बहुलवाद यानी कि नेशनलिज्म और आपका प्लूरलिज्म, ठीक है, और आप पढ़ोगे इसमें बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक इसमें आपको पढ़ने हैं। अगला चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, यानी कि सेक्युलरिज्म। इसमें आपको देखिएगा पढ़ना है धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था सेक्युलरिज्म, वो कब जोड़ा गया था उसके बारे में, और क्यों जोड़ने की जरूरत आई, वो भी सारी चीज इसमें आप पढ़ोगे। और धर्मनिरपेक्षता का जो पाश्चात्य मॉडल है और भारतीय दृष्टिकोण, इन दोनों में आप कंपैरिजन यानी कि अंतर भी पढ़ोगे, और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो सारी चीजें आप पढ़ोगे। यानी कि मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं व्हाट इज सेक्युलरिज्म और व्हाट इज सेक्युलर स्टेट, और वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव से सेक्युलरिज्म क्या है वो आपको पढ़ना है, और साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो ये थे आपकी टोटल आपके चैप्टर, और किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने ये भी मैंने आपको बता दिया। 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 20 नंबर का आपकी फाइल बनेगी, और 100 नंबर का आपका टोटल आपका रिजल्ट होगा। अगर आप इस वेबसाइट पे आके इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपका इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप आके इस वेबसाइट पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।